गुड इवनिंग। और आज हम लेक्चर 10 और 11 कवर करेंगे। जो लेक्चर 10 हुआ था 5 तारीख को, और लेक्चर 11 हुआ था 6 तारीख को। जो दोनों लेक्चर को ये हम एक कवर करेंगे हिस्ट्री का, जो मणिकांत सर पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम ये लेक्चर में सर बताएं मैक्सिमम वही कि उपनिवेशवाद क्या है। जो इसी तरह का जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड पढ़ाए हैं। जो इसमें था कि जो प्रीवियस लेक्चर 9 में जो पढ़ाए थे राजनीतिक नीति, उसके बाद फिर इसमें पढ़ाए लेक्चर 10 में प्रशासनिक नीति, और फिर आर्थिक नीति। ये सब मतलब ये आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति, ये सब सारे पढ़ा चुके हैं। तो हम दोनों को अच्छा से कवर करेंगे। और सर का नोट्स भी है, तो सर का नोट्स ही यहाँ पर है। जो इसमें है ये सर का नोट्स हैं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सर का नोट्स है। तो हम पूरा अच्छा पढ़ लिए हैं, और अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह का अपना बोलने का परफेक्ट बनाएं। और साथ में जो हम पढ़े हैं और सर जो समझाए हैं अच्छा सा, उसी को पूरा मिला जुला के बढ़िया से अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने का। और साथ साथ हम नोट्स का भी सहारा लेंगे, क्योंकि मुझे उतना अच्छा से नहीं आ रहा है। मतलब पढ़े हैं समझे भी हैं, और ट्राई कर रहे हैं देखकर, और अच्छा से बोलने की कोशिश करें। तो सबसे पहले है कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं उपनिवेशवाद। जो उपनिवेशवाद का जो मेन उपनिवेशवाद का जो उद्देश्य है, उसका ये उद्देश्य है अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेश किया जा सके। मतलब कहा गया है कि जो यहाँ पर एक मेन मुद्दा, जो एक मुद्दा है, जो भारतीयों से ही टैक्स वसूल कर फिर भारतीय के व्यापारों में ही मतलब एक निवेश करना है अपना पैसा। इंडिया के लोगों से ही, इंडिया की जनता से ही कर और राजस्व जो सेमी होता है वहाँ से मतलब लेकर, वहाँ से कलेक्शन कर करके अपना ही व्यापार में उसे निवेश करना, साथ साथ में उस व्यापार में अपना मुनाफा कमाना है। तो इसमें मैक्सिमम है कि ये 5 नीति है, जिसमें पहला है राजनीतिक नीति, दूसरा है प्रशासनिक नीति, तीसरा है आर्थिक नीति, चौथा है सामाजिक नीति, अब 5वां है ये सांस्कृतिक नीति। जो पहला देखते हैं मेन कि इसमें 5 मुद्दा है। इस मेन मुद्दा इसमें उपनिवेशवाद से ही ये सब सारा रिलेटेड है। उपनिवेशवाद एक ऐसा विचारधारा है जो मानती है कि उपनिवेश के हित मारती देश के हित का अधीन होता है। ठीक है, जो मतलब जो कोई भी दूसरा महान मार्थिस मतलब महानगर, जो महानगर होता है, मतलब एक कोई दूसरा कंट्री अपना कंट्री में आकर उसी के अनुसार उसका नीति चलना, लेकिन ढांचा सेम है, लेकिन नीति अपना बदल जाना, और उस नीति बदल कर और उसमें उसको जो मुनाफा होता है उसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। फिर उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था को दोहन करता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था होता है वो अपना तौर तरीका से ही मतलब बनाता है और सजाता है उससे, और उस पर ही दोहन करता है। उसके उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हैं निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। उपनिवेशवाद का अध्ययन नीति के रूप में ना करके ढांचे में रूप में किया जाता है। मतलब इसमें कहा गया कि अध्ययन इसमें पढ़ा मतलब एक तरह के एक प्रैक्टिकली होता है कि इसमें हम वास्तविक नीति से हम समझ सकते हैं। इसमें ढांचा जो होगा, इसमें ढांचा होगा जो इसमें सेम होगा, लेकिन इसका नीति अलग अलग हो सकता है। प्रशासन में बदलाव के साथ नीति बदल जाती है। जो प्रशासन में होता है प्रशासन में जो बदलाव हम करते हैं उसमें क्या होता है, नीतियाँ बदल जाता है। जैसे कि मतलब एक जिला में कोई एक डीएम होता है, और डीएम जब कोई पहला डीएम अभी
एक समय पे एक डीएम तैनात है एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन क्या होता है कि अगर लेकिन क्या होता है कि अगर डीएम बदलता है, कोई दूसरा डीएम, न्यू डीएम वहाँ उसका स्थानांतरित होता है और उसका पोस्ट हो वहाँ आता है, तो वो डीएम अपना ही नीति के अनुसार उसमें मतलब बदलाव लाएगा अपना। लेकिन उसमें जो ढांचा होगा उस जिला का, कहाँ क्या व्यवस्था है वो उसमें होगा, लेकिन उसका जो नीति होगा क्या बदलाव कर सकता है, तो वो उसमें नीति में बदलाव होता है। ठीक है। और तो तो हम उपनिवेशवाद का जो दूसरा शब्द हो सकता है, हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद का स्वाभाविक परिणाम होता है गरीबी और पिछड़ापन, जबकि उसका अनचाहा परिणाम होता है विकास। अ, विकास मतलब विकास के ही अपना मतलब कोई व्यवस्था जब कायम करता है, अपना नीति लागू करता है, उसमें क्या होता है कि वो अपना विकास की ओर ले जाते हैं। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रवादी चेतना फैलाने की अपनी भूमिका निभाई। जो मतलब ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी, अपना व्यवस्था कायम बनाने के लिए उन्होंने उसने ब्रिटिश कंपनी ने रेलवे का आविष्कार किया। साथ साथ में शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, साथ साथ शिक्षा के मतलब अंग्रेजी में बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि उसको बिजनेस करने में उसको थोड़ा कठिनाइयाँ हो रहा था। कोई वस्तु को एक जगह से दूसरा जगह जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, व्यापार कर रहा था, तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम हो रहा, तो अपना आधुनिकीकरण किया और साथ साथ में अपना व्यापार में बढ़ावा किया, और साथ साथ में वो रेलवे का भी विकास किया, और वह और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, जिसके कारण उसे व्यापार में और इंडिया की जनता से और उससे मतलब घुल मिल सके, यही किया। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध, परंतु वह राजनीतिक सामाजिक। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध था। उपनिवेश का एक आर्थिक संबंध था, लेकिन परंतु वह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता था। मतलब ये एक कह सकते हैं कि आर्थिक मतलब हो गया कि इसमें कि आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आता था। लेकिन ये क्या करता था, जब ऑलरेडी अगर परिवर्तन होता है एक चीज़ में, तो उसका असर जैसे जैसे अभी यूक्रेन में जब रसिया यूक्रेन पर हमला किया है, तो क्या जब दोनों फाइट चल रहा है लगभग में ये मतलब फरवरी में 1 साल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इस युद्ध में जो बेसिकली तो बस दो ही देश लड़ रहा है, लेकिन इससे क्या होता है कि और मतलब और देश पर, पूरा वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केवल आर्थिक संबंध ही नहीं हो सकता है, इस पे सारा लोगों को सारा मतलब नीति पर असर पड़ सकता है, जैसे राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति में भी असर पड़ सकता है। ब्रिटेन और भारत संबंध औपनिवेशिक कारकों को प्रभावित करते थे। ब्रिटेन में जो पूंजीवादी था उसने भारत उपनिवेश का रूप ले लिया, तथा ब्रिटिश पूंजीवादी अनुकूल भारत संदर्भ में उसकी आर्थिक नीति बदलती रही। मतलब कहने का मतलब है कि जब यहाँ व्यवस्था अपना कायम किया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, तो वह अपने मतलब राजनीतिक नीति की ओर पूरा मतलब ध्यान लगाया, वो अपना व्यवस्था कायम रखते हुए कोशिश किया और बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया। फिर हम उसी अनुकूल उसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति में बदलाव लाया। तो हम कह सकते हैं कि बदलाव लाने का मतलब कि इस समय बदलाव लाया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। तो फिर उपनिवेशवाद में हम उपनिवेशवाद जो है उससे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला है कि वाणिज्य चरण, दूसरा है औद्योगिक चरण, और तीसरा है आर्थिक चरण, वित्तीय चरण। जो पहला है उपनिवेशवाद का वाणिज्य चरण, जो 1757 से लेकर 1813 तक चला। फिर उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो है औद्योगिक चरण है, जो 1813 से लेकर 1858 के बीच चला। फिर वित्तीय चरण है, तीसरा है वित्तीय चरण, जो 1858 तथा उसके पश्चात चला, उसके बाद चलते रहा। उपनिवेश का वाणिज्य चरण जो 1857 से ये जो पहला चरण है वाणिज्य चरण, जो 57 से लेकर 13, मतलब ये 16 साल ये इसका मतलब ये मतलब
ये चरण चल रहा। फिर भारत में ब्रिटिश कंपनी नीति रही थी कि अधिकतम रूप में राजस्व संग्रह करना तथा उसका एक बड़ा भाग व्यापार में निवेश करना। जो मतलब राजनीतिक नीति में बेसिकली हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने वह उसका मतलब एक ही सोच था, यहाँ यहाँ से मतलब इंडिया से टैक्स को मतलब राजस्व को संग्रह करना, मतलब टैक्स को जमा करना और साथ साथ में वही टैक्स को भारतीय बाजारों में निवेश करना, जिससे उसको प्रॉफिट हो सके। और साथ साथ जो प्रॉफिट होता था उस बहुत बड़ा अमाउंट संगार यहाँ पर श्रृंगार कर मतलब जमा करके वह क्या करता था, अपना देश विदेश छुड़ाता था। तो ब्रिटिश कंपनी भारत अपने दायित्व को सीमित रखना चाहता था। वो क्या मतलब दायित्व को वो सीमित रखना चाहता था, अधिक मतलब वो नहीं चाहता था कि हमको युद्ध करे, मतलब युद्ध लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो भी मतलब युद्ध हुआ, लेकिन वो अधिकतर सोचता था कि अधिकतम खर्च ये दायित्व बढ़ने से क्या होगा, अगर हम युद्ध करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो क्या होगा कि अधिक खर्चा होगा, कम निवेश होगा, व्यापार में निवेश कम हो जाएगा, और जो समस्या यही सब समस्या होगा। फिर उसका मतलब पैसा भी नहीं बचेगा, तो अपना बिजनेस करने मतलब क्या होगा कि पैसा बचाना है मुझे, अब पैसा बचा कर निवेश करना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वह मतलब चाहता था कि ये सब मतलब युद्ध से दूरी बना के रहें। और इसमें हम इस काल को ही ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी नीतियों के उद्देश्य प्रेरित रही। मतलब वो इसीलिए मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब ना कंपनी केवल व्यापार पे ही फोकस था और वो अपना निवेश बढ़ाना चाहता था। तो अब हम देखते हैं, पहला है राजनीतिक नीति। राजनीतिक नीति में हम क्या हुआ कि इसे हम राजनीतिक नीति को हम घेरे की नीति भी कह सकते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो वह मतलब उसका मेन फोकस था मसालों के व्यापार करना। लेकिन क्या हुआ कि उसको लाभ जब ज़्यादा बढ़ने लगा, इंडिया के लोगों को जब सोचा कि यहाँ रहने से मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो एक काम किया जाए। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना एक तो पहले व्यवस्था कायम किया, फिर पहले यहाँ के माहौल को सीखा, फिर साथ साथ में अब माहौल को सीखने के बाद वो क्या किया, जो फिर माहौल को सीखने के बाद उन्होंने अपना एक राजनीतिक व्यवस्था कायम किया। तो क्या था, यद्यपि राजनीतिक काल में ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापारिक हित में संवर्धन के लिए युद्ध भी लड़े एवं कुछ भूभाग भी मतलब जो इस राजनीतिक काल में जो क्या हुआ था कि युद्ध भी ब्रिटिश कंपनी और भारत के जो भारत में जो शासक था वो सबसे युद्ध भी हुआ, और साथ साथ में ब्रिटिश कंपनी में युद्ध जीता भी, और साथ साथ में वहाँ उन्होंने से उससे कब्जा मतलब उससे जो ज़मीन था, भूभाग था, कब्जा कर लिया। और फिर मतलब वो चाहा कि युद्ध हम ना करें। क्यों करें, युद्ध करने से कुछ भी ना हो, दोनों को ही नुकसान होता है। जैसे रसिया को नुकसान हो रहा है और साथ साथ में अभी ठंड के मौसम है तो उसको भी नुकसान हो रहा है, साथ साथ उसका यूक्रेन को भी नुकसान हो रहा है। तो ये युद्ध होने का मतलब है कि ऐसा युद्ध नहीं कि मतलब कोई भी देश मतलब तुरंत समर्पण कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। युद्ध लंबा चलता है, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है सालों के बाद। जिससे यूक्रेन में क्या हाल है, पूरा इंडिया के जो स्टूडेंट थे वो मतलब यूक्रेन में पढ़ते थे, डिफरेंट कंट्री के यूक्रेन, वहाँ मेडिकल का पढ़ाई बहुत अच्छा होता था, जिसके कारण वहाँ होता था, पढ़ाई करने जाता था। लेकिन अब वहाँ से सब हट गया है क्योंकि युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में तो कोई भी नहीं चाहेगा नुकसान होने के लिए, तो अपना पढ़ाई डिफरेंट कंट्री से करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने युद्ध की जगह छोड़कर वो चाहा कि हम विलय कर लें। विलय मतलब मिल जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने से ये ब्रिटिश कंपनी बहुत तेज था। जब मिल जाता था तो उसे भी अपने दूसरा को अपने ओर कन्विंस करके व्यापार करता था। इसलिए हम इसे घेरे की नीति भी कह सकते हैं। तो ये क्या, दूसरे शब्दों हम इसे कह सकते हैं शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना। जो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ जो था, जो राज्य के खिलाफ था, वो उससे क्या, जो
जरूरी नहीं कि मतलब ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ ही कोई मतलब उसका विरोध करे। उसका कोई दोस्त भी था, उससे क्या करता था, ब्रिटिश कंपनी से दोस्ती करता था, और दोस्ती जिससे करता था उससे, जो उसका शत्रु था उससे वो कहता था कि तुम कंप्रोमाइज करो, कंप्रोमाइज करवा के ब्रिटिश कंपनी से बात हो, इसी से ब्रिटिश कंपनी से मिल जाने के लिए। इसीलिए ये इसे विलय की नीति कह सकते हैं। जो अब देखते हैं कि गवर्नर, जो गवर्नर था, यहाँ गवर्नर जो पहला रॉबर्ट गवर्नर उसे हम कहते हैं, जो जो रॉबर्ट क्लाइव जो था पहला पहला सबसे पहले तो वह मतलब एक कंपनी के, इसका एक कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का ये यहाँ से ब्रिटिश जो मतलब वहाँ के क्वीन एलिजाबेथ थे, वहाँ से मतलब वहाँ से उसका परमिशन लेकर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना बंगाल में अपना पहला हुगली नदी के किनारे अपना बिजनेस कंपनी मतलब फैक्ट्री खोला। जो पहला था कि रॉबर्ट क्लाइव, जो इसका शासन था 1765 से लेकर 1767, मतलब ये मतलब 2 साल यहाँ मतलब शासन किया। फिर फिर 1767 से लेकर 1769, फिर बेलेट्स के समय में कोई संधि भी नहीं हुआ था, ना कोई युद्ध हुआ था। बट रॉबर्ट क्लाइव के कारण यह मतलब डिफरेंट टाइप का इंसान था। इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको सजा सुनाई, तो ये अपने आप ये सुसाइड कर लिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पर जो रॉबर्ट क्लाइव के समय जो युद्ध हुआ था, वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो ये इसका कारण था, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये पहला था जो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था, मतलब 1765 में हुआ था ये। जो ये मतलब मैसूर राज्य, मैसूर जो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो एरिया था उस पर, मतलब उस पर उसका शासन था। अब मैसूर अली और टीपू सुल्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच ये संघर्ष हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो हैदर अली के द्वारा मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जहाँ मतलब जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नज़र मालाबार एक क्षेत्र है, मालाबार एक क्षेत्र है जहाँ मसाला उत्पादन का मतलब बहुत अच्छा क्षेत्र है। जो ये क्या कि हैदर अली जो था, हैदर अली मतलब टीपू सुल्तान का पिताजी, हैदर अली, उस पर वो कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, लेकिन वो कब्जा कर लिया, और साथ में था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भी नज़र उस मालाबार क्षेत्र पर था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी आया था कि बेसिकली मसाला व्यापार करने के लिए। लेकिन वह ने उसको उस मतलब मालाबार क्षेत्र पर वह मतलब कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? ये हैदर अली। तो और साथ साथ में हम कह सकते हैं जैसे कि जो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पहले जो था फ्रांसीसी कंपनी आया था, तो वो क्या हुआ कि उसका मतलब हैदर अली और फ्रांसीसी कंपनी के बीच अच्छा दोस्ती था। तो हम कह सकते हैं कि तो वो मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी वो मतलब उससे गुस्सा था। तो और ब्रिटिश मुख्यालय मद्रास में है, और उसके निकट था मैसूर, उससे भी खतरा था। तो अब क्या हुआ कि अब घटनाक्रम के अनुसार क्या था, ब्रिटिश कंपनी ने मराठों और निजाम मतलब ब्रिटिश कंपनी जो था मराठा और निजाम को भड़का दिया था हैदर अली के खिलाफ। तो हैदर अली भी बहुत तेज था, वो हैदर अली भी बहुत तेज था। तो क्या हुआ कि जब हैदर अली भी बहुत तेज था, तो मतलब हैदर अली ने क्या किया कि मराठा और निजाम को क्या किया कि हटा दिया, रास्ता से हटा दिया। मतलब उसे पैसा देकर उसे बोला कि तुम ब्रिटिश इंडिया कंपनी से तुम दूरी बना लो। तो क्या हुआ, वो दूरी बना लिया। फिर उसके बाद हैदर अली और ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ दोनों में युद्ध हुआ। ब्रिटिश कंपनी दबाव में आ गई। फिर मतलब जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दबाव में आ गया। 1769 में इस क्या हुआ कि
ब्रिटिश मतलब हैदर अली ने क्या किया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर क्या हमला कर दिया। वो तो अकेले ही था, मतलब निजाम और मराठा उससे अलग हो गया, पैसा देकर अलग करवा दिया हैदर अली ने। तो क्या किया कि हैदर अली ने मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी पे हमला कर दिया। तो 1769 में ये क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया ने हैदर अली से एक संधि किया, जो हम कह सकते हैं कि मद्रास के संधि हुआ। फिर यहीं पे संधि में विवश हुआ, मतलब एक साथ कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी समर्पण कर दिया हैदर अली के सामने। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। फिर हम फिर अब ये मतलब इसके अब ये तो मतलब 1765 से लेकर 1767 के बीच ये मतलब इसका ये था, मतलब कह सकते हैं कि ये गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव के शासन में ये मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। अब इसका शासन चला गया। अब आता है कि कार्टियर कार्टियर का समय भी था 1769 से 1772 में ना। इसमें ये मतलब ये गवर्नर मतलब ठीक इसके समय में ना कोई युद्ध हुआ था, ना कोई मतलब बिजनेस ठीक ठाक से चल रहा था, ना इसके समय में कोई युद्ध हुआ था, ना कोई शांति मतलब ना कोई संधि हुआ था। अब हम कह सकते हैं अब इसके बाद आता है गवर्नर, ये मतलब गवर्नर था। अब गवर्नर जनरल है, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर। फिर गवर्नर पोस्ट अलग होता है और गवर्नर जनरल अलग पोस्ट अलग होता है। फिर ये वॉरेन हेस्टिंग का समय आया, जो 1772 और 85 के बीच रहा। मतलब ये कम से कम 13 साल ये मतलब शासन किया जनरल गवर्नर के पोस्ट पर। फिर जब ये वॉरेन हेस्टिंग आया था यहाँ पर मुंबई, जब वॉरेन हेस्टिंग के समय जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नर जनरल था जो वॉरेन हेस्टिंग खिलाफ, गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 से लेकर 1785 के बीच ये रहा। और इसके शासनकाल में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 72 से 85 के बीच। अब कारण युद्ध होने का कारण क्या था, ये इतना मतलब 13 साल ये शासन किया, तो ये इसके बीच में इस 13 साल में कौन सा युद्ध हुआ। और तो पहला है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। जो ये कारण मतलब युद्ध होने का कोई कारण होता है, तो कारण क्या था वो हम जानते हैं। कारण था कि ब्रिटिश के द्वारा महाराष्ट्र के कपास उत्पादन क्षेत्र पर हम कब्जा कर लिया। जो ब्रिटिश कंपनी था वो क्या किया कि ये महाराष्ट्र का जहाँ पे उत्पादक क्षेत्र था वहाँ पर वो क्या किया कि कब्जा कर लिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ पर फिर कब्जा कर लिया। कंपनी द्वारा पूना दरबार के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप कर दिया। जो पूना दरबार तो था वहाँ पर अधिकारी था, वो क्या किया कि ये मतलब कंपनी उस पर मतलब पूना दरबार ये जो था उस पर क्या हस्तक्षेप कर दिया। फिर रघुनाथ राव जो 1785 में मुंबई के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सूरत की संधि की। जो रघुनाथ राव जो थे वह 1775 में वो ब्रिटिश कंपनी के साथ वो एक संधि की है, जो पहला संधि जो 1775 में सूरत की संधि हुआ था। उसके बाद जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग इसमें जोखिम प्रतीत हुआ। मतलब इस सूरत का संधि में उसको नहीं लगा कि यह संधि सही है उसके लिए। तो वह क्या किया कि गवर्नर जनरल के बीच में मदरसा करके मुंबई के अधिकारी तथा मराठों के बीच मतलब ये बम्बई के अधिकारियों के साथ और क्या मराठों के बीच 1776 में ये मतलब 1776 में हुआ था कि एक पुरंदर की संधि कर लिया। पुरंदर की संधि करवाया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पुरंदर संधि के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ युद्ध स्टार्ट हो गया। युद्ध स्टार्ट होने के बाद
हम कह सकते प्रारंभ हो गया, जैसा कि मराठों ने जैसा कि डर था कि मराठों ने मुंबई के अधिकारियों को तेलगांव युद्ध जो तेलगांव में जो मराठा और ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी वो हार गया मराठों से। तो वह क्या किया कि ये युद्ध मतलब युद्ध पराजित हो गया। तेलगांव में कंपनी क्या हुआ कि पराजित हो गया। फिर उसने बड़गांव की संधि करने की विवश किया। फिर जो मराठाओं ने ब्रिटिश कंपनी को बड़गांव की संधि करने का विवश किया। फिर विवश करने पर परंतु वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को नहीं माना। तो इतना ही मतलब ये था ना, वॉरेन हेस्टिंग फिर भी नहीं माना कि मतलब पराजय होने के बावजूद भी इस संधि को नहीं माना। मतलब उसके तरह से ये मतलब वो चाहता किसी तरह चाहता था कि अपना अपना अनुसार वो वहाँ पे काम हो, अपना तरह से अपना व्यापार हो, अपना तरह से मतलब उस संधि को लागू हुआ किया जाए। फिर नहीं माना तो युद्ध में जारी रखा। फिर अंत में मराठे ने 1782 मराठा ने 1782 में कंपनी के साथ सलबाई की संधि करवाया। सलबाई की संधि फिर 1782 में हुआ, फिर मजबूर हुआ। फिर इस संधि के ब्रिटिश कंपनी के सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मिल गया। मतलब ये सालबाई की संधि में एलिफेंटा और सालसेट एक द्वीप था, वो मिल गया। और मराठों के साथ कंपनी को 20 वर्षों का शांति काल आरंभ हुआ। मतलब 20 वर्ष तक मतलब जो युद्ध हो रहा था उधर, तो उधर क्या हुआ कि मतलब अभी अपना व्यापार कर सकता था। मतलब जो 20 साल से जो युद्ध हो रहा था किसी तरह भी हुआ, उसका व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा था, जिसके कारण हुआ मतलब उस काल शांति में प्रभावित हुआ। फिर यही पर आप देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के शासन काल में फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम कह सकते हैं कि 1779 में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी क्षेत्र में माहे पर हमला कर दिया। फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था माहे, उस पर मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद ब्रिटिश कंपनी के भी इस कदम को हैदर अली ने अपने जो हैदर अली आगे हम पीछे हम बता चुके हैं कि हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बाद अच्छा मित्रता था, मतलब अच्छा दोस्ती था, अच्छा फ्रेंडशिप था, जिसके कारण वो क्या किया कि हैदर अली को लगा कि वो उस पर हमला किया तो नहीं, वो हम पे डायरेक्ट हमला किया है तो हम बदला लेंगे डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी से। वो क्या समझ कर रखा अपने आप को। तो 1780 से 82 के बीच इस युद्ध में मतलब युद्ध हुआ हैदर अली के खिलाफ, और हैदर अली और ब्रिटिश इंडिया कंपनी में हुआ था। तो हैदर अली ने किया ये युद्ध, नेतृत्व किया, मतलब हुआ युद्ध को संभाला हैदर अली। फिर मतलब 2 साल 1780 से 1782 के बीच मतलब युद्ध संभाला हैदर अली। फिर 1882 से लेकर 1884 के बीच ये उसका बेटा टीपू सुल्तान ने ही मतलब युद्ध को संभाला, जिसमें फिर इस युद्ध समाप्त हुआ। जो युद्ध समाप्त हुआ उसमें मतलब टीपू सुल्तान और ये कंपनी ने एक संधि किया जो मंगलोर की संधि थी, मंगलोर की संधि। अब हम देखते हैं कि अब इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के बाद अब हम उसका समय तो हो गया 84 में 1772 से 85 के बीच ये वॉरेन हेस्टिंग का समय था। फिर अब ये मतलब ये मंगलोर की संधि कब खत्म हुआ 84 में 1784 में। तो इसका शासन क्रम फिर जनरल गवर्नर आया न्यू लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका शासन का ये चला गया वापस ब्रिटेन। फिर ये आया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 के बीच ये इसका शासन रहा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1790 से 92 के बीच ये चला। मतलब ये भी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मतलब 2 साल लड़ा गया।
1789 में टीपू सुल्तान के द्वारा श्रावणकोर के राज्य पर हमला हमला जबकि ब्रिटिश कंपनी ने इसे आरक्षित राज्य मानती थी। मतलब ये टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान मतलब हैदर अली की बेटा जो था, वो क्या किया कि 1789 में वो मतलब श्रावणकोर राज्य पर हमला कर दिया। तो ब्रिटिश कंपनी गुस्सा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी वो चाहता वो सोचता था कि ये राज्य ये राज्य मतलब ये हमारा है। तो ये राज्य मतलब ब्रिटिश कंपनी का था। तो हम देख सकते हैं कि उस समय जो था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने हैदर अली के खिलाफ जो निजाम और मराठा को अलग करवा दिया, भड़का देता, तो वहाँ पर हैदर अली ने क्या किया, पैसा देकर उसे मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी से अलग करवा दिया। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि ये मतलब निजाम और मराठा ने ब्रिटिश इंडिया से कंप्रोमाइज कर लिया, हाथ मिला लिया, जिसके कारण वह मिलकर क्या कि हैदर अली के विरुद्ध युद्ध लड़ा। फिर 1792 में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, और मतलब ये मतलब निजाम, मराठा और कंपनी ये तीनों मिलकर ये हैदर अली को हरा दिया। तो इस हराने के बाद ये मतलब एक संधि किया, जो ये मतलब श्रीनगर पट्टनम में मतलब ये मतलब हार गया टीपू सुल्तान। तो अब इसका जो एक मतलब श्रीनगर पट्टनम में अपमानजनक मतलब ये संधि हुआ, मतलब हारा हुआ। जो फिर इसी संधि में टीपू सुल्तान के अपना आधा भूभाग मतलब ये मतलब यहाँ पर पराजित हुआ था, मतलब मुझसे कुछ हुआ नहीं था, पराजित हुआ। फिर अपना क्या हुआ कि श्रीनगर पट्टनम में ये सर्वजनक अपमानजनक ये मतलब ये संधि था। फिर हम कह सकते हैं कि इस माध्यम में टीपू सुल्तान का आधा भूभाग मतलब अपना जो कुछ जमीन था वो ब्रिटिश कंपनी को दिया, ब्रिटिश कंपनी ने ले लिया उससे। और साथ में 3 करोड़ 30 लाख, मतलब 1992 में 3 करोड़ 30 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा था। तो ये क्या किया कि टीपू सुल्तान ने क्या था ये टीपू सुल्तान दिया ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। और साथ में हम कि हरजाना दिया, जो युद्ध में खर्चा हुआ था। साथ में ब्रिटिश कंपनी स्वयं मालाबार और डिंडोगुल, बारामहल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कब्जा कर लिया। जो मालाबार वहाँ जो मालाबार जो मतलब वो कब्जा किया, हैदर अली जो कब्जा किया था पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, फिर से तृतीय में क्या किया, कंपनी उस पर दोबारा कब्जा कर लिया। फिर और कब्जा कर लिया इस सब भाग पर, क्योंकि इस सब भाग ब्रिटिश कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ पर मसाला का उत्पादन क्षेत्र था, तो इसलिए वो कब्जा कर लिया उस पर। और साथ में कुछ भूभाग ये निजाम और जो साथ में दिया था युद्ध में साथ दिया था, ये मराठा और निजाम जो युद्ध में साथ दिया था अंग्रेज के खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। तो जो कंपनी था उसको भी कुछ भूभाग दे दिया, दोनों को, निजाम और मराठा को। फिर हम देखते हैं कि ये अब इसका शासन का लॉर्ड कॉर्नवालिस के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त हुआ। तो उसके बाद एक नया जनरल गवर्नर था जॉन सोर, जो 1793 से 98 बीच रहा। इसके बीच में भी कोई संधि नहीं हुआ था, ना कोई मतलब युद्ध हुआ था। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आया। फिर नया जनरल गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से लेकर 1805 तक रहा। मतलब ये भी ये 3 साल रहा। फिर जनरल गवर्नर था। फिर ये लॉर्ड वेलेस्ली फ्रांसीसी प्रसार को रोकने के लिए हिंदुस्तान आया था। जो उसका शासनकाल तो समाप्त हो गया 1992 तक, 1993 तक खत्म हो गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। फिर उसके बाद नया जनरल गवर्नर आया था 1798 से 1805 में।
जो ये जनरल गवर्नर था, जो इसका ये लॉर्ड वेलेस्ली बेसिकली इंडिया में मतलब उसका दो नीति से आया था, यहाँ इंडिया आया था। पहला तो कि लॉर्ड फ्रांसिसियो को मतलब उसका व्यापार को रोकने के लिए, जो उसका प्रसार हो रहा था इंडिया में, उसको रोकने के लिए। साथ साथ वो अपने लक्ष्य को पाने के दो प्रकार की नीति से अपनाया था। ये पहला कि अगर अच्छा काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कि युद्ध की नीति लिया जाएगा, और तीसरा कि सहायक संधि प्रणाली दो मतलब ये लॉर्ड वेलेस्ली की दो नीति था, युद्ध की नीति और सहायक संधि की नीति। तो इसका इसका मतलब लॉर्ड वेलेस्ली के काल में मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1799 ईस्वी में हुआ था। जो तो हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हम अब देख सकते हैं क्या हुआ था। ये लॉर्ड वेलेस्ली जो था, वो क्या क्या अपना मतलब इस 5 सालों में क्या क्या किया, और उसके बीच में ये मतलब उसके लिए पहला युद्ध तो यही हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। मतलब टीपू सुल्तान था वो क्या कि वो मतलब फ्रांसिसो कंपनी के अच्छा दोस्त था, अच्छा फ्रेंडशिप था। तो ये क्या किया कि मतलब लॉर्ड ब्लेस्की ने पहला तो मतलब कि उसे रास्ते से हटाने के लिए वह मतलब ये टीपू सुल्तान से आते भिड़ गया। तो भिड़ने के बाद वो क्या किया कि निशाना बनाया। फिर 1993 में, सॉरी 1793 में, 1793 में उसके मतलब टीपू सुल्तान के विरुद्ध ये मेजर स्टुअर्ट और आर्थर ब्लेस्ली, जो स्टुअर्ट उसका फ्रेंड था, आर्थर ब्लेस्ली मतलब उसका छोटा भाई था लॉर्ड ब्लेस्ली का। तो उसके विरुद्ध मतलब क्या टीपू सुल्तान के विरुद्ध वो क्या किया कि एक युद्ध छेड़ दिया। फिर टीपू सुल्तान श्रीनगर पट्टनम में श्रीनगर पट्टनम में वह मतलब टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया। मारा गया, परंतु वह समर्पण नहीं किया। मतलब वो चाहता था कि मुझे वैसा इंसान नहीं बनना है जो मारने से पहले भी वो उसे चांस दिया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जो हम बोलेंगे वो तुम करेगा। लेकिन ये टीपू सुल्तान मतलब वैसा राजा नहीं था जो मतलब बैठ के पेंशन ले, वैसा में नहीं आना चाहता था। इसलिए वो हमला दोबारा किया, जिसमें वो मारा गया इसके खिलाफ। मतलब ये लॉर्ड वेलेस्ली और ये स्टुअर्ट ये मेजर स्टुअर्ट में दोनों मिलकर इसे मार दिया टीपू सुल्तान को। फिर उसे मारा गया, समर्पण नहीं किया। अब ब्रिटिश कंपनी ने टीपू के मैसूर राज के थोड़ा सा भूभाग निकालकर, टीपू सुल्तान से थोड़ा सा भूभाग निकालकर वो क्या किया कि वहाँ के जो ओडसर्स हैं, वहाँ के जो ओडसर वंश का जो एक राजकुमार की गद्दी पर क्योंकि अपना गद्दी खुद से ही गद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि अगर तुम खुद से वो बैठता तो क्या होता कि वहाँ का जो जनता था, वहाँ का जो पब्लिक था, उसका जो नागरिक था, वो भड़क जाता मतलब इसके खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। वो स्टार्टिंग से ही बहुत तेज था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश इंडिया बहुत खिलाफ था, मतलब वो बहुत तेज था। वो चाहता था कि धीरे धीरे किसी तरह हम इस पर कब्जा करें। तो वो क्या किया कि वो वांडी वंश का एक राजकुमार था, उसको गद्दी पे बैठा दिया। ये ये इसको ये तो राजकुमार को गद्दा पे बैठा दिया। फिर मतलब एक तरह से मतलब का गद्दा ये ओडियार के जो राजकुमार थे उसको बैठा दिया, और साथ वांडीबांस के कह सकते हैं कि उस वंश ओडियार के वंश थे ये राजकुमार, तो उसको गद्दा बैठा दिया। और वो मतलब एक तरह से मतलब अंग्रेज का पपेट बन गया। मतलब वो राजकुमार जो था वो अंग्रेज का पपेट बन गया। पपेट के बनने के बाद जो था ब्रिटिश क्षेत्र पर वो भूभाग निकाल कर ब्रिटिश क्षेत्र में अपने जो लड़ा था उससे क्या किया कि अपना क्षेत्र टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र था वो अपना क्षेत्र में मिला लिया, मद्रास में मिलाकर फिर मद्रास में मिलाया। तो एक संधि की मतलब
मद्रास प्रेसिडेंसी का स्थापना किया। मद्रास प्रेसिडेंसी का जो 1801 ईस्वी में हुआ था। पर अब देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ही के मतलब समय में एक दूसरा युद्ध हुआ, जो लॉ फिर ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो मराठा युद्ध, अब मराठा के बीच ये युद्ध हुआ, जो ये भी मतलब ये 2 साल चला, 1803 से लेकर 1805 के बीच में ये चला। किसके किसके समय में? लॉर्ड ब्लेसली के समय में, ठीक है। जो पहले जो मराठा के सरदार के जो मराठा के जो सरदार थे वो योग्य थे, राजा बनने के योग्य थे पहले, तो लेकिन उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि वो एक नया पीढ़ी मतलब बना था, नया ये मतलब शासन किया था, लेकिन वो मतलब योग्य नहीं था। इसलिए पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राम सिंधिया और यशवंत लाल होलकर इस बीच आपस में संघर्ष के प्रति चल रही थी। मतलब ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। तो परिणाम स्वरूप यशवंत राव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित, मतलब ये जो पेशवा जो थे, मतलब ये यशवंत राव होलकर जो थे वो क्या किया कि पेशवा बाजीराव को हरा दिया युद्ध में। तो युद्ध में हराने के बाद क्या कि ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये ब्रिटिश कंपनी में जाकर मिल गया। मतलब इसको गद्दी से हटने के बाद क्या किया कि मतलब ये मिल गया था उससे, कंपनी से, और कंपनी दोनों मिलकर बाजीराव द्वितीय और कंपनी मिलकर अब इसे होलकर को हराने का फैसला किया। तो पेशवा ब्रिटिश कंपनी में चला गया। फिर 31 दिसंबर 1802 में उसने लॉर्ड ब्लेसली के साथ मिलकर एक मतलब दोनों मिल गया और एक संधि किया, जो हम बेसिन की संधि कहते हैं। मतलब बेसिन की संधि का इसलिए किया क्योंकि उसे बाजीराव द्वितीय को मतलब वापस उसे गद्दी चाहिए था, इसलिए वह बेसिन का संधि किया। संधि करने के बाद वह एक सहायक संधि की, वह एक मतलब सहायक संधि मतलब हेल्पिंग संधि थी। सहायक संधि मतलब कह सकते हैं हेल्प किया, मतलब एक दूसरे को हेल्प किया। मतलब हेल्प इसलिए किया क्योंकि अगर ये मतलब सपोर्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी अगर बाजीराव द्वितीय को सपोर्ट करता, अगर जीत जाता है तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि कंपनी का पपेट बन जाता, ये कंपनी का पपेट बन जाता बाजीराव द्वितीय। उसके बाद हम इसलिए ये सहायक संधि था। फिर अतः मराठा परिषद के अन्य सदस्यों ने ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। मतलब जो मराठा वो था वो मतलब ब्रिटिश कंपनी चाहता था कि मिल जाने के लिए, लेकिन वो मराठा वो था वो सब बहुत ढीठ था, वो सब मिला नहीं। तो ब्रिटिश के विरुद्ध सिंधिया एवं भोसले, जो सिंधिया थे और भोसले थे, उन्हें मिलकर एक मोर्चा बनाया, जो मतलब युद्ध करने का मोर्चा बनाया। कौन कौन? सिंधिया और भोसले। और जबकि यशवंतराव होलकर ने, ये तीनों साथ में थे। यशवंत राव होलकर और सिंधिया भोसले, ये तीनों मिले हुए थे। पृथक मोर्चा बनाया, मतलब ये जबकि मतलब पृथक मतलब एक अलग मोर्चा बनाया। जब वही गायकवाड़ निपक्ष रहा। गायकवाड़ भी एक था। गायकवाड़ मतलब ये मराठे की में थे। ये मतलब 4 लोग थे, सिंधिया, भोसले, होलकर और गायकवाड़। ये दूसरी सब ब्लेसिक मराठा विरुद्ध 2 कामना बनाया। ये पहला जो जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो ये ब्रिटिश कंपनी भी बहुत तेज था, ये भी मतलब 2 कमान बनाया। 2 मतलब एक उत्तरी कमान और एक दक्षिणी कमान। जो उत्तरी कमान को लीडरशिप कर रहे थे लॉर्ड लेक थे, और वही दक्षिणी कमान को वह कर रहे थे आर्थर ब्लेसली, जो लॉर्ड ब्लेसली के छोटा भाई थे, आर्थर ब्लेसली। तो हम कह सकते हैं कि इस मतलब 1803 में युद्ध के आरंभ हो गया। 1803 में युद्ध आरंभ हो गया, जो 1805 तक चली, जो मतलब 2 साल चला। जो मतलब इस मतलब सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और होलकर, ये सब के बीच ये उसके खिलाफ थे लॉर्ड लेक और लॉर्ड आर्थर ब्लेसली। जो क्या होता कि ये सब मतलब युद्ध लड़ रहे थे।
जिसमें हम पहला जिसमें जो दक्षिण में थे आर्थर ब्लेसली, वो हरा दिया सिंधिया और भोसले को हरा दिया। कंपनी जो फिर 1803 में कंपनी ने भोसले के साथ एक देवगांव की संधि किया। जो भोसले हार गया था वहाँ से आर्थर ब्लेसली से, तो वो वहाँ क्या किया कि देवगांव के एक संधि किया। फिर उसमें सिंधिया भी हार गया था ना, तो क्या किया कि सुरजियान गांव की एक संधि हुई। सुरजियान गांव की एक संधि हुआ। फिर उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना से को पराजित किया। लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को पराजित किया। अब जो उत्तरी कमान में थे, उत्तरी कमान में लॉर्ड लेक, वो क्या किया कि सिंधिया को भी पराजित कर दिया। फिर 1803 में दिल्ली में आगरा पर कब्जा कर लिया। फिर वो लॉर्ड लेक और आर्थर ब्लेसली ने दिल्ली के आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पे दोनों कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वो क्या हुआ कि मुगल बादशाह का मराठों के नियंत्रण में निकल कर ब्रिटिश नियंत्रण आ गया। जो मुगल बादशाह के जो नियंत्रण था दोनों जगह, वो क्या क्या ब्रिटिश कंपनी अपना नियंत्रण कर लिया। फिर जीतने के बाद फिर वही खर्चीली युद्ध तंग देखकर कोर्ट ऑफ डायरेक्शन ब्लेसली को लंदन, जो लॉर्ड ब्लेसली था, वो अब देख रहा था कि युद्ध बहुत लंबा समय तक चल रहा था। वो क्या किया कि वो मतलब वहाँ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटेन में था उसे वापस बुला लिया, लंदन बुला लिया। तभी काउंसिल फिर वहाँ से फिर काउंसिल एक वरिष्ठ सदस्य काउंसिल, जब वहाँ का काउंसिल जो होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काउंसिल बैठता है, तो वहाँ वो डिसाइड किया कि वो जॉर्ज बोलो गवर्नर जनरल बना। मतलब वहाँ से एक नया गवर्नर आया। लॉर्ड ब्लेसली की जगह पर एक नया जनरल गवर्नर आया, जॉर्ज वार्लो जो आया था नया गवर्नर जनरल। तो उसके बीच हम कह सकते हैं कि 1805 में यशवंत राव होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि कर ली। फिर जॉर्ज वार्लो जो था वो मतलब होलकर के साथ क्या किया कि 1805 में राजपुर घाट का संधि कर लिया। उसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। मतलब यहाँ तो समाप्त हो गया, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक नीति में क्या क्या बदलाव हुआ था। जो इस काल में प्रशासनिक नीति का एक विशेषता थी, जो प्रशासनिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहती थी। जो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो मतलब यहाँ के प्रशासनिक मतलब बदलाव उसमें उसका उतना रुचि नहीं था, ठीक है। लेकिन मुगल प्रशासनिक ढांचे को ही कुछ परिवर्तनों के साथ बनाए रखना चाहता था। मतलब जो मुगल प्रशासनिक ढांचा जो था उसी को बना रखना चाहता था, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा बदलाव लाना चाहता था। काल में कंपनी ने सुधार में रुचि नहीं दिखाई। केवल राजस्व और मतलब वो केवल प्रशासन नीति में क्या किया, केवल राजस्व मतलब टैक्स को जमा करना और एक न्याय व्यवस्था लागू करने का वो मतलब सोचा। इसका कारण था दीवान न्याय का राजस्व न्याय का जुड़ा होना। फिर वही जो गवर्नरों जो प्रशासनिक नीति में भी मतलब प्रशासनिक नीति में उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव, वेलेट्स और कार्टियर जो था, फिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा में देखते हैं क्या हुआ था उसमें। फिर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, सब उसका क्या मतलब ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो मतलब क्या किया कि यहाँ पर मतलब ये द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया बंगाल में। द्वैध शासन का प्रस्ताव है कि बंगाल में प्रशासन कंपनी की वह दोहरी भूमिका है। फिर दूसरे शब्दों कम दीवानी की शक्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा निजामत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। जो हम कह सकते हैं कि प्रशासन नियंत्रण में कि यहाँ पर कि द्वैध शासन, उसे हम कहते हैं कि द्वैध शासन में हम पहले तो अपना नियंत्रण कर लिया,
जिसमें जैसे कि हम द्वंद्व शासन कर सकते हैं कि मुगल सूबा जो जो मुगल सूबा था वो उसमें उसमें दो था, दो पोस्ट था। जैसे हम कह सकते हैं दीवान, दीवान जो था वो वह भू राजस्व को देखता था। और उसका जो दूसरा है सूबादार, जिसमें हम सूबादार और निजाम, जिसमें हम कह सकते हैं प्रशासन को देखता था। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया कि दीवान और सूबेदार को मिला दिया, वो उसे बना दे नवाब। नवाब में भी क्या किया कि नवाब में नवाब बना दिया, नवाब पर उसका पपेट बैठ गया, उसका कठपुतली बैठ गया, जो था नजउद्दौला, जो मीर जाफर का बेटा था नजउद्दौला, जो ब्रिटिश को सपोर्ट करता था। तो नवाब में भी एक पोस्ट निकाल दिया जिसका नाम था निजामत। निजामत में भी एक पोस्ट निकाल दिया उप निबाजत, उप निजाम और उप नवाब। जो उप नवाब उप निवाब तो वो ब्रिटिश के ही मेन शक्ति था। तो मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट कह सकते हैं कि डायरेक्ट वो मतलब ब्रिटिश के ही हाथों में ही देखना था। तो इसी दौरान हम कह सकते हैं कि जब 1770 में जो ये सब परिवर्तन लाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि राजस्व संग्रह कर रहा था। उसमें उस टाइम बंगाल में बहुत सारा मतलब वहाँ भूख हड़ताल मतलब उसका अकाल आया था, जिसमें 1/3 जनसंख्या उसमें मतलब मारा गया। फिर प्रशासनिक नीति में वॉरेन हेस्टिंग में जो गवर्नर था, उसके वो भी मतलब वो भू राजस्व सुधार किया, जिसमें प्रभावित फार्मिंग प्रणाली लागू किया। और फिर जो नीलामी में जो उच्चतम बोली लगाता था, सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाता था उसको वो मतलब राजस्व संग्रह मतलब पैसा टैक्स को जमा करने के लिए उसको दे दिया जाता था। फिर हम देख सकते हैं कि न्यायिक सुधार जो जिला फौजदारी और सिविल कोर्ट था। फिर उसमें भी हम देख सकते हैं कि संग्रह मतलब जो हिंदू जिला फौजदारी और सिविल कोड, जो हिंदू कानून के लिए हिंदू कोड बनाया गया और मुस्लिम कानून के लिए मुस्लिम कोड बनाया गया। जो जेटू लॉ कोड ऑफ जेटू लॉज, कोलब्रुक्स इंडायरेक्ट्स आदि का संग्रह किया। कोलकाता में सदर दीवानी अदालत और मतलब ये कोलकाता में सदर दीवानी मतलब अदालत खोला गया और मुर्शिदाबाद में सदर फौजारी अदालत खोला गया। इससे हम देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानून का संहिताकरण किया गया। तो हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो गवर्नर था, और उसके काल में क्या ये इसका मतलब प्रशासनिक नीति में क्या क्या मतलब बदलाव था। भारत और ब्रिटिश के नियंत्रण मतलब उसका जो उद्देश्य था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का उद्देश्य था कि जो भारत पर पूरा समूच भारत पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो जाए, उसका पहला यही उद्देश्य था। तो वो क्या क्या कि जमींदारों को क्या क्या कि वो मतलब किसानों से टैक्स को वसूली करने का जिम्मेदारी सौंप दिया। और साथ साथ में कि जो सरकार ने जमींदारों द्वारा भू राजस्व को राजस्व हमेशा के लिए मतलब जो जमींदारों को हमेशा के लिए दे दिया कि तुम किसान से ही मतलब ये करो, मतलब टैक्स को वसूलो। और जो किसान समय पे नहीं देते थे, जो किसान सही पे टैक्स नहीं देते थे, उससे क्या होता था कि उससे वो उस किसान को हटा देता था। लेकिन जो जमींदार था, जो सही सही टाइम पे मतलब जो राज्य को कंपनी को टैक्स नहीं चुका पाता था, तो उसे कंपनी ने उससे मतलब जमींदारों से उसे चल अंचल मतलब उसका संपत्ति जब्त कर लिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि जो वॉरेन हेस्टिंग ने दीवानी अदालत और ये फौजदारी अदालत जो स्थापना किया था। जो सबसे नीचे वाला पार्ट था अदालत था, मुसीब अदालत था। फिर उसके बाद उसके ऊपर था रजिस्ट्रार का अदालत था। उसका जिला अदालत था। उसके ऊपर था प्रांतीय अदालत था। उसका सदर दीवानी अदालत था। फिर सबसे ऊपर था कि किंग इन काउंसिलिंग था। फिर फौजदारी अदालत में भी हम सबसे नीचे था जिला न्यायालय। फिर उसके ऊपर था सर्किट न्यायालय। फिर उसके ऊपर था सदर निजामत अदालत। फिर ये यहाँ पे हम सिविल सेवा देख सकते हैं। उस सिविल सेवा में क्या हुआ कि उसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग को, क्योंकि सन 1793 में कॉर्नवालिस संहिता के आधार पर जिला डायरेक्टर के न्यायाधीश शक्ति ले ली। मतलब ये जिला कलेक्टर्स के न्यायाधीश शक्ति ले ली।
और उससे उसके पास राजस्व का धक्का बस रह गया, मतलब राजस्व को टैक्स केवल केवल मतलब टैक्स को ही जमा कर सकता था तथा उसके लिए वेतन और अनुदान बढ़ा दिया गया। अब हम आते हैं यहाँ पर आर्थिक नीति में। तो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था था वो क्या किया कि मतलब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर शासन कर रहा, तो वो क्या किया कि ये मतलब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। फिर बंगाल में हस्तशिल्प उद्योग में गिरावट हुआ। फिर हम देख सकते हैं कि पहले ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के वस्तुओं को खरीद के बदले मतलब जो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्थिक नीति में क्या होता था कि यहाँ से ब्रिटिश कंपनी यहाँ से वस्तुओं को ले जाकर यूरोप ले जाता था और वहाँ बेचता था। तो वहाँ से वस्तु खरीदने के लिए पहले तो वहाँ सोना चांदी लाता था, ब्रिटिश से सोना चांदी लाता था यहाँ इंडिया। लेकिन अब क्या किया कि ये दिमाग लगाया अपना, तो अब क्या किया कि यहाँ से मतलब इंडिया से ही मतलब राजस्व को टैक्स कर मतलब अपना राजस्व को संग्रह कर करके और वो मतलब अपना व्यापार में निवेश करता था। उससे जो प्रॉफिट होता था वही पैसा को अपना वहाँ ले जाता था, लंदन ले जाता था या ब्रिटेन ले जाता था। फिर अब देखते हैं हम, अब लास्ट है सामाजिक वो सामाजिक नीति लास्ट नहीं है, उसके बाद है सांस्कृतिक नीति। पहले जो है सामाजिक नीति। कंपनी ने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप रुचि नहीं ली थी। उसने भारत में पारंपरिक सामाजिक संरचना को बनाए रखा। मतलब वो मतलब नहीं चाहता कि सामाजिक में कोई मतलब कुछ बदलाव लाया जाए। अगर समाज में बदलाव कुछ लाता तो वो जानता था कि समाज में बदलाव लाएंगे तो फिर मुझे दिक्कत होगा उसका, तो इसलिए वो कुछ नहीं किया। सामाजिक नीति में जैसा चल रहा है बस अपने व्यापार से मतलब रखता था। अब लास्ट है सांस्कृतिक नीति। सांस्कृतिक नीति में हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद के व्यावसायिक चरण की मांग सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रारंभिक संरचना बनाए रखा। मतलब ये भी मतलब सांस्कृतिक नीति भी नहीं चाहता था कि उसे मतलब उसके धर्म में कोई मतलब इंडिया में तो बहुत सारा धर्म रहता था, जैसे कि हिंदू मुस्लिम बहुत सारा मतलब और सिख और लोग रहते थे, और बहुत सारा जो जैन लोग हैं वो सब भी और अदर कास्ट के भी यहाँ लोग रहते थे, अदर समुदाय के, जिसको कारण वो मतलब धर्म एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हम कोई दखलअंदाजी करें किसी धर्म के विरुद्ध तो वो मुझे मतलब नहीं छोड़ेगा। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो मुझे कोई नहीं बख्शेगा। तो इसलिए वो ब्रिटिश में तेज था कि अगर धर्म के खिलाफ कुछ बात करेंगे हम तो हमको जानते हम मतलब मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए वो मतलब सांस्कृतिक नीति में भी वो ज़्यादा रुचि नहीं दिखाया। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारत पर शासन करना चाहता है तो ब्रिटिश मतलब भारतीयों की रीति रिवाज से ही मतलब उसमें घुला मिला जाए। मुस्लिम और हिंदू का संयुक्तकरण के ही प्रयास किया जाए, मतलब मिला कर रखा जाए। अगर अलग किया करेगा तो उसको नुकसान होगा। फिर क्या किया कि कलकत्ता मदरसा खोला गया। जो कलकत्ता मदरसा इसलिए खोला गया कि वहाँ पे ब्रिटिश को ये सिखाया जाता था कि ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश के लिए ही खोला था, क्योंकि वो चाहता था कि जो भारत की संस्कृति है वो संस्कृति सीख कर इंडिया के जो ब्रिटिश को ही सिखाकर और उसमें घुल मिल कर मतलब घुल मिल कर आना, मतलब उसमें उसके तौर तरीके से सिखाया जाए जो उसमें ब्रिटिश के लोगों को मिल जाए। इसलिए कलकत्ता मदरसा खोला गया। फिर बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया 1791 में। फिर शैक्षणिक संस्थाओं की नींव रखी गई, मतलब शिक्षा के लिए अपना स्कूल कॉलेज खोला गया। तो इतने ही। अब नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को, जो मंडे को 9 तारीख होगा, और हम देखते हैं 9 तारीख को सर क्या अमेरिकन सर क्या पढ़ाते हैं। और इसी को हम आज मेरा लास्ट वीडियो मतलब ये आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या सकते हैं रिवीजन यहीं पे करेंगे बार बार।